संगीत। एक रामपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार था। गांव के सभी लोग उसे बहुत ही अच्छा मानते थे और वो कभी भी काम करने से पीछे नहीं हटता। रामू हर रोज खेतों में काम करता और मेहनत करता था। लोग उसे देखकर रामू की सराहना करते थे। एक दिन रामू खेत में काम करने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसकी पत्नी ने खेत में काम करने के लिए सामान लेकर आई। सुनो भाग्यवान, आज खेत में काम करते करते समय लगेगा क्योंकि खेत बहुत बड़ा है। अच्छा, तो आप किसके खेत में काम करने जा रहे हो? वह अपने गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्हीं के यहाँ आज काम मिला है। क्या फायदा, पर पैसा तो कम ही देते हैं ना जाने आपने कितने अमीर व्यक्ति के घर काम किए पर कोई अच्छा पैसा नहीं मिलता जिसमें अपना खर्च भी निकल पाए। अरे नहीं नहीं, इस बार सेठ जी बोले हैं कि अच्छे पैसे देंगे। अगर पैसे कम दिए तो फिर यहाँ से चले जाएंगे दूसरे गाँव में और वहाँ जाकर काम करेंगे, और वैसे भी कहीं भी मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत काम करना है। रामू को जाते देख उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा सुनो जी, संभल के खेत में काम कीजिए और गर्मी बहुत है तो पानी पीते रहिएगा। फिर रामू खेत की ओर चल देता है और पहुंचकर खेत में काम करने लगता है। जब रामू काम कर रहा था तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। रामू ये देखकर पास के ही पेड़ के पास जाकर छुप जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह बारिश होने लगी, अब मैं काम कैसे करूंगा? अगर काम नहीं करूंगा तो सेठ मुझे पैसे नहीं देगा। बारिश होते होते शाम हो जाता है और रामू उदास होकर सेठ के पास चला जाता है। अच्छा रामू, तुम आ गए। तुम बहुत ही मेहनती हो और मुझे उम्मीद है कि तुमने खेत का सारा काम कर दिया होगा। नहीं सेठ जी, मैं पूरा काम नहीं कर पाया हूँ। क्यों रामू, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने सारा काम नहीं किया है? हाँ सेठ जी, आज मैं जब खेत में काम कर रहा था तभी बारिश होने लगी जिसके कारण मैं काम पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, पर यह याद रखना, जब तक तुम काम पूरा नहीं करोगे तब तक तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। रामू ये बात सुनकर उदास हो गया और घर चला गया। संगीत के जी, आप आ गए? हाँ भाग्यवान, पर आज मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। रामू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप कल काम पूरा कर देना, तब सेठ जी आपको जरूर पैसे देंगे। तभी रामू और उसकी पत्नी दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, हे भाग्यवान, मैं आज जल्दी खेत में जा रहा हूँ काम करने ताकि जल्दी काम खत्म कर सकूँ। सुनो जी, आज काम खत्म कर ही दीजिएगा क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रामू इतना सुनकर खेत की ओर चल देता है। रामू खेत में पहुंचकर आज तो काम खत्म कर ही दूंगा ताकि सेठ जी से पैसे मिल सके, इतना बोलकर रामू खेत में काम करने लगता है। संगीत। काम करते करते वह पेड़ के पास जाकर आराम करने बैठ जाता है और आराम करते करते उसकी आंख लग जाती है। तभी उसी गांव का एक चोर आता है और रामू का कुदार लेकर। एक समय की बात है, सुंदरपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। गांव में दो भाई रहा करते थे, किशन लाल और सोहन लाल। किशन लाल बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, और उधर उसका छोटा भाई सोहन बहुत ही गरीब व्यक्ति था। सोहन दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। दोनों के माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद किशन लाल ने बड़ी ही चालाकी से सारा धन और सारी दौलत हड़प ली और सोहन को छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन किशन लाल इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में धन की चाह भरी हुई थी। उसके पास जितना ही धन था उसे उतना ही कम दिखाई पड़ता था और उसकी नजर अब अपने छोटे भाई सोहन की जमीन पर थी। किशन लाल किसी भी तरह अपने छोटे भाई सोहन की जमीन हड़पने की फिराक में था क्योंकि सोहन की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या फिर बिना कुछ ज्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। जमीन से उपजा फसल से सोहन के घर का गुजारा और उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल जाती थी और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती थी। सोहन उसी जमीन के बल पर अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा था। अरे सोहन, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्चे के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? क्या तुमने यह सोचा है अभी शहर में कितने खर्चे रहते? वह तो है भैया, आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसे मैं अपनी तरह मजदूर नहीं बनने दूंगा। मेरे छोटे भाई सोहन, कैसी बातें कर रहा है? तू मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? अभी तुम्हारा बड़ा भाई किशन लाल जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा कि तू कहीं और जाकर पैसे भैया, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तो बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए
पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? भला मैं तुम्हारे साथ कब काम आऊंगा? भला मेरे होते हुए तुम किसी और से पैसे मांगोगे? क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते हो? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं दूंगा तुम्हें पैसे। मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता हूं? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और बदले में तुम अपनी इस जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना, जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं। आप मुझे माफ कर देना। मैं आपको यह खेत नहीं दे सकता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी खेत से एक दिन अपने बेटे विजय को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। सोहन भाई, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। ठीक है किशन भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो। भाई अगर तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। भाई तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उस खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उसे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे। और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी बात है कि जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे तब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। अच्छा ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती करूंगा। सोहन ना चाहते हुए भी बड़े भाई किशन लाल की बात मान जाता है। किशन लाल बड़े ही चालाकी के साथ अपने छोटे भाई सोहन से जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि सोहन को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वो उन बातों से अनजान था कि उन कागजों पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन सोहन खेत पर काम कर रहा होता है। अरे चल भाई सोहन, आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाए सारे पौधे को खेत में लगा दिया है। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। मैं कल सुबह आकर इन्हें फटाफट सींच दूंगा। चलो अब मुझे भी घर चलना चाहिए। दिन भर खेत में काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। आज भाग्यवान को बोलूँगा मस्त पालक और पनीर की सब्जी बनाए, फिर मैं खाना खाकर आराम से चैन की नींद रात भर सोऊंगा। चलो भाई अब मैं चलता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह जब सोहन अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके सारे पौधे मर चुके थे। ये सब देखकर सोहन एकदम से हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके भैया ने उसे धोखा दिया है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे ठग लिया है। ये तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया है भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय रे, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, मुझे ठगा है उन्होंने। ये तो एक बंजर जमीन है। मैं भी भैया के पास जाता हूँ, हाँ यही सही रहेगा, और उनसे कहूँगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। सोहन मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने दुखी मन को लेकर अपने बड़े भैया किशन लाल के घर चला जाता है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वो जमीन एक बंजर जमीन है, इसलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। प्यारे सोहन, ये तू क्या कह रहा है? और पहले तू ये बता कि तू किससे पूछकर अंदर आया, और तुम ये मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन मेरी है और वो भी तुम्हारी मर्जी से। हम दोनों ने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वो जमीन सिर्फ मेरी है, इसलिए खैरियत चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपने उस बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल अब यहाँ से, और दोबारा यहाँ आया और जमीन लेने की बात कही तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर सोहन का अंगूठा लगने के कारण सोहन कुछ नहीं कर पाया और मायूस होकर घर लौट आया। सोहन मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन विजय अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस के लिए फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, फीस देने का समय आ गया है, इसलिए मेरी फीस भिजवा दीजिएगा। बेटा मुझे माफ कर दो, अभी घर में कुछ समस्या आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारी फीस अभी नहीं भेज सकता हूँ। मैं क्या करूँ? अभी घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, घर का गुजारा चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से
करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाऊं। मेरे पास तो अब कुछ भी आय का स्रोत ही नहीं है। पर विजय के बार बार पूछने पर सोहन सारी बात अपने बेटे को बता देता है। वह अपने बेटे को इस बात की जानकारी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह घर की परेशानी बेटे को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। पढ़ाई की फीस समय पर न मिलने के कारण विजय को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कल ही गाँव आता हूँ, देखते हैं मिलकर क्या कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं कल ही आ रहा हूँ। अरे वाह भाई वाह, गाँव की शुद्ध हवा और यह गाँव का वातावरण, मजा ही आ गया। शहर में तो सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है, गाँव का कितना शुद्ध वातावरण है भाई। अरे ओ भाई ओ भैया सुंदरपुर चलिए। घर पहुँचने के बाद सोहन विजय को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह किशन लाल ने उसकी जमीन हड़प ली। अच्छा तो ये बात है, चाचा को तो मजा चखाना ही होगा। पिताजी मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। विजय सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों बाप बेटे रात होने तक का इंतजार करने लगते हैं। रात के 12 बजे बज चुके थे। उस समय सारे गांव वाले सो रहे होते हैं। तभी दोनों बाप बेटे एक एक घड़ा लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत पर जाकर दोनों बाप बेटे जगह जगह जमीन खोदकर दोनों घरों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि खेती करने के दौरान सोहन को उसके खेत में 2 सोने से भरे हुए घड़े मिले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ सोहन की ही चर्चा हो रही होती है, जिसे भी देखो सोहन की ही बातें कर रहा होता। अरे भाइयों, क्या तुमने सुना, आज सोहन के खेत से 2 सोने से भरा घड़ा निकला है। अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था, सच में 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। सोहन की तो किस्मत चमक गई, अब उसके गरीबी के दिन दूर हो गए। भाई मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, मगर वह तो एक बंजर जमीन थी ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं उगता था, वहाँ तो कोई भी फसल लगाने में वह फसल ही मर जाती थी, तो खजाना कैसे निकल गया। अरे ओ हरी भाई, खजाना ऐसे ही जगहों में तो निकलते हैं। सोहन उन सिक्कों को बेचकर तो बहुत ही अमीर हो जाएगा। सोहन तो अब इस गाँव का बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया है। उस सोहन को तो अब किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। यह बात जब किशन लाल के कानों तक पहुंचती है, तब किशन लाल ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, बेकार से बंजर जमीन से सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है, और वह भी 2 मतलब किशन लाल, उस बंजर जमीन में और भी खजाना हो सकता है। मतलब किशन लाल, इससे पहले कि सोहन उस बंजर जमीन से सारे सोने के घड़े निकाल ले, तुझे वह जमीन सोहन से वापस लेनी पड़ेगी। किशन लाल बौखलाए हुए तुरंत सोहन के घर चला जाता है। अरे सोहन भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए, मुझे मेरी जमीन दे दो, तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। हमने तो वह जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना, और अब मेरी जमीन आपकी है और आपकी जमीन मेरी है, और आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था, और अब भला आप वह जमीन मुझसे क्यों मांग रहे हो। अब तो वह जमीन मेरी है और मैं आपको वह जमीन क्यों दूं। नहीं भैया, उस खेत से बहुत ही लाभ हुआ है, मैं आपको वह जमीन नहीं दे सकता हूँ, कृपा करके वह जमीन मुझसे ना मांगे। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था, ताकि तुम उस जमीन पर खूब मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक शहर में पढ़ा सको। और ये देखो, ये रहे उस जमीन के कागजात, तुम इन कागजातों को रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। विजय किशन लाल की सारी बातें सुनकर बोलता है, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे, और आपको वह जमीन लेने के लिए हमें 1 लाख रुपए भी देने होंगे, तभी हम आपको वह जमीन वापस देंगे, और यह सारे काम कागजात पर लिखित होगा। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजातों पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन किशन लाल सुबह ही सोहन के घर पहुँच जाता है और सारे कागजों पर साइन कर देता है, और इसके साथ ही साथ सोहन को 1 लाख रुपए भरा सूटकेस भी दे देता है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद किशन लाल तुरंत ही अपने नौकर रामू को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। सुनो रामू, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल दो। जी मालिक, मैं अभी सारे खेत को खोद डालता हूं और सारे सोने से भरे घड़ों को निकाल कर आपको देता हूं। रामू खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखकर किशन लाल बहुत ही चिंतित होने लगता है। रामू देखो, कुछ मिला क्या? नहीं
नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है, मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है। बेचारा कृष्ण लाल अपने आप को कोसने लगता है, हे भगवान ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही एक सोने का सिक्का भी मिला। मुझे तो उन बाप बेटों ने बहुत ही आसानी से मूर्ख बना दिया, साथ ही साथ जमीन के कागजात के साथ मेरे 1 लाख रुपए भी ले लिए मुझसे। हाय रे, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मैंने सोहन के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। अब मैं क्या करूं? सोहन ने दोनों घरों में नकली सोने का सिक्का डाला हुआ था जो वह शहर से लाया था। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते